अर्थी। अर्थी का नाम सुनते ही हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात दौड़ती है, लाश, जो कि मौत होती है। आज की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि और राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज इस कहानी को अगर आप पूरा सुनेंगे तो आज जानेंगे कि डर क्या होता है। चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, चाहो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फूलों से सजे मंडप में आसमान की ऊंचाइयों को छूते अग्नि की लपटें, मंडप के बाहर खड़ा दूल्हा, बारातियों को जमावड़ और प्रेम से सजी डोली, बाहर बैठी बेबस माँ, सब चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। लोग शोर मचा रहे थे क्योंकि अग्नि में कोई चंदन की लकड़ी नहीं बल्कि एक मनुष्य भस्म हो रहा था। यह कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार की है और कहते हैं कि इनके पास पैसे भले कम हो पर समाज में इज्जत बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी तो यह इसके खातिर कई हद पार कर देते हैं। ऐसे ही परिवार में जन्मी कन्या, पापा की परी, माँ की दुलारी और समाज को खन्नट-खटे वाली केशव अपनी पुत्र कन्या से बहुत अधिक प्यार करते थे, जैसे कि हर माता पिता अपने बच्चे से करते हैं। केशव हर किसी से यही कहता था, एक दिन उसकी बेटी उसका नाम जरूर रोशन करेगी। कन्या बचपन से ही पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी पर बाकी चीजों में काफी तेज थी। केशव उस पर खुद से ज्यादा विश्वास करता था, इतना कि कन्या के स्कूल से देर आने पर वह कोई सवाल तक नहीं करता था। कन्या भी अपनी सारी बातें उनसे बताती थी, एक दोस्त की तरह, जिससे उसकी माँ काफी ज्यादा नाराज होती थी। वह हमेशा यही कहती थी कि बेटी जात है, सिर पर मत चढ़ाओ, पर केशव हर बार हंसकर कहता था कि मेरा बेटा है, तू क्यों जलती है हमसे। धीरे धीरे समय चलता रहा और देखते ही देखते कन्या बड़ी हो गई। कई बार फेल होने से परेशान होकर सबने तय किया अब उसकी शादी कर दी जाएगी। केशव ने कन्या की मां से कहा कि वह जाकर कन्या से बात करे कि शादी को लेकर उसके क्या विचार हैं, क्या उसके जीवन में कोई है जिससे वह शादी करना चाहती है। यदि हाँ तो कोई आपत्ति नहीं है। वह कन्या से बात करती है और केशव को बताती है कि वह विवाह हेतु तैयार है। केशव फिर भी शाम को कन्या को अपने पास बिठाकर कहता है, देख बेटा, ऐसा नहीं है कि तू हम कर कोई बोझ है, पर अब तो बड़ी हो चुकी है और हमें भी अपने माँ बाप का फर्ज निभाना है। यदि तू तैयार नहीं है तो मना कर सकती है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और यदि तेरे दिल में कोई लड़का है तो वह भी बता सकती है, मेरा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो तू धूप में तेरे लिए दूल्हा खोजना पड़ेगा। कन्या मुस्कुराई और बोली, बाबा ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी करेंगे वो सही ही होगा। फिर क्या, केशव ने लड़के की तलाश शुरू कर दी। देखते ही देखते घर बैठे ढेरों रिश्ते आए। केशव के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सही है। यह तो होना ही था, कन्या की सुंदरता और संस्कार हर कोई प्रभावित था। उन ढेरों रिश्तों में एक रिश्ता केशव का भी था। मित्र लेकर आया था अपने बेटे सुबोध का। अपने दोस्तों के कारण उसकी समस्या हल हो गई क्योंकि सुबोध पढ़ा लिखा और एक डॉक्टर था। केशव को सुबोध कन्या के लिए सही है और वह रिश्ता तय कर देता है, किंतु इससे पहले कन्या से पूछता है क्या हाँ के बाद उसकी सारी चिंता खत्म हो जाती है। फिर सभी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। केशव हद से ज्यादा खुश होता है। आखिर क्यों ना हो, उसे इसका इंतजार काफी समय से था।
धीरे धीरे सारी रस्में खुशी और उल्लास से संपूर्ण होते चली जाती है। फिर शादी का दिन आता है। घर और आंगन फूलों से सजे, मंडप में ढेरों रंग बिरंगे कपड़े लपटे हैं और उन पर फूलों की डिजाइन बना है। पास में ही एक टोली रखी है जिस पर गंदा संग और फुस का सजावट है। संग ही केशव को का बहुत सारा प्यार और मेहनत लगा है। आखिर यह डोली केशव ने ही बनाया था अपने हाथों से। केशव बहुत सुबह से इधर उधर काम में लगा रहा था। शाम को थोड़ा वक्त निकालकर कन्या को देखने जाता है और वह उसे देखकर भावुक हो जाता है और उसके आंखें नम हो जाती है। थोड़ी देर बाद पटाखों की, डीजे की आवाज आने लगती है। सभी बाहर चले जाते हैं, बाराती का स्वागत करने लगते हैं। फिर वही सारी रस्में निभाई जाती हैं जो बारातों में चल रही हैं। इन सब में काफी टाइम बर्बाद होता है। जो जयमाला का प्लान कैंसिल कर दिया जाता है और सीधा शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। पंडित जी ने अग्नि प्रज्वलित करते और बाकी चीजों की तैयारी करते हैं। दूसरी ओर बारातियों का भोजन और कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। वैसे भी बारातियों का और काम ही क्या रह गया था। केशव को लाने का कहता है। कन्या की माँ उसकी सहेलियों तक जाती है। थोड़ी देर बाद एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है कि काका, आपको काफी कोई बुला रही है। उसके चेहरे का सिकंज को भांपकर केशव भागते हुए जाता है और फिर आकर अपने दोस्तों के कदमों से सिर झुकाकर हाथ जोड़ लेता है। मुझे माफ करना मेरे यार, अब यह शादी नहीं हो सकेगी। सोम केशव का मित्र, किंतु हुआ क्या और बिटिया क्यों नहीं आई? इससे पहले कि केशव कुछ बोलता, पीछे से गोलू कन्या का सहपाठी बोला, पक्का भाग गई होगी। यह सुनकर लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी माधव, केशव का छोटा भाई, गोलू पर चिल्लाता है, चुप हो जा, तूने चढ़ा रखी है क्या जो ऐसी बातें कर रहा है? गोलू, क्या चाचा, पूरा गांव जानता है कि आपकी भतीजी मोहन के साथ घूम घूम कर प्रेम गीत गाती थी। पक्का उसी के साथ भागी होगी। माधव, भैया आप तो कुछ बोलो, सब बिटिया के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ, कुछ तो बोलो। अब केशव बोलता भी तो क्या। कन्या ने जो कागज का टुकड़ा छोड़ा था उससे वह माधव को दे दिया। एक तरफ कन्या की मां रो रो कर अपने आंचल को भिगा लिया तो वहीं दूसरी ओर केशव मूर्ति की भांति हाथ जोड़कर बैठा था। लोग अपने सोच और संस्कार के हिसाब से अलग अलग बात कर रहे थे। कुछ कन्या को तो कुछ केशव को गलत बता रहे थे। सोम भी यही कर रहा था कि यह सब उसके द्वारा दिए गए आजादी का कारण हुआ। जो गांव वाले कभी केशव की ओर इज्जत और मान सम्मान भरी नजरों से देखते थे, आज वह उसे ताने मारते नहीं थक रहे थे। इतने में माधव मोनू जाकर वह मोहन के घर क्या ना होता, उसके माता पिता और जो मिले उसे उठा लाना। मोनू माधव का बेटा था जो कि गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था। वह गया और जो मिला सब उठा लिया। उन्हें भी नहीं पता था कि मोहन कहाँ गया। इन सब के बीच केशव क्या सोच रहा था? वह सोच रहा था कि उसकी गलती क्या थी। क्या उसने कन्या का साथ जबरदस्ती शादी करनी चाहिए? क्या उसने उसकी इच्छा नहीं पूछी? या उसने कन्या को आजादी देकर कोई पाप किया? सवाल अनेक था मगर जवाब एक भी नहीं। वह उठा और हवन कुंड की लकड़ी डालने लगा। लोगों को रोकने पर भी वह नहीं रुका। सब लगाकर उसे सदमा लगा है। शायद इन्हें लगता है कि शादी अभी भी होगी। धीरे धीरे सबने केशव को अपना ध्यान हटा लिया। माधव ने बारातियों से माफी मांगी और उन्हें विदा करने लगा। तभी अचानक से अग्नि की तेज ताप से सब चौंक गए।
जब उन्होंने मंडप की ओर देखा तो केशव ने खुद को आग लगा लिया था। सब पानी ढूंढने लगे, पर कुछ अजीब था क्योंकि तब वहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। किसी तरह उन्होंने आग बुझाई, किंतु केशव को नहीं बचा पाए। मरते मरते उसकी आंखें सिर्फ इतना पूछ रहे थे कि उसकी गलती क्या थी। ज्यादा न न सोचते हुए केशव के शरीर को नीचे लिटाया गया और कुछ लोग अर्थी बनाने के लिए बांस का इंतजाम करने लगे। इन सब के बीच कन्या की मां एक जिंदा लाश की भांति दुआरे पर बैठी सब देख रहे थे, किंतु मौन मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। केशव के शव को उसके पर लिटाकर उसे अच्छी तरह से बांध दिया गया और सभी चलने को तैयार हो गए। इन सब के बाद गांव में कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। यह देखकर माधव को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, भागो सालो यहां से, यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। समाज के नाम पर तुम भेड़िए हो, एक इंसान को मारकर भी तुम्हें चैन नहीं आया। अब क्या हम भी हत्या कर लें? मोनू भगाकर इन सबको यहां से। मोनू, इन्हें छोड़ो बापू, या तो भोंकते ही रहेंगे। यह बताओ बड़ी माँ कहाँ क्या है? माधव, उन्हें यही रहने दे, तेरी माँ उसे संभाल लेगी। अब अर्थी ले जाने का 4 कांधों को बुलाया गया। ले जाने के लिए उन्हें उसे उठाने की कोशिश की, किंतु उसका भार इतना अधिक था वह उसे उठा नहीं पा रहे थे। फिर कुछ लोग ने हाथ लगाया, थोड़ा उठा, पर उसका वजन इतना अधिक था कि वह उसे आगे नहीं बढ़ रहा था। लोग बढ़ते गए, किंतु उसकी अर्थी को आंगन से आगे न ले जा सके। ले जाते भी तो कैसे? वह भार केवल केशव का नहीं था, वह भार था टूटे विश्वास का, पिता के प्रेम का, माता पिता के संस्कार का, उस अंधविश्वास का जो उसे कन्या पर किया। फिर किसी तरह से वह उसे वहां से खेत तक ले गए और उसका क्रियाक्रम वहीं करने का निश्चय किया। शरीर बुरी तरह से जलने के कारण उसे दफनाने का तय किया। क्रियाक्रम शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद पंडित जी ने कहा, यजमान, इनके पुत्र को बुलाइए आगे की विधि करने के लिए। यह सुनते ही सबका सांप सूख गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया और सब एक दूसरे को देखते रहे। माधव, पंडित जी, यह रस्में मेरा बेटा करेगा, आप शुरू कीजिए। पंडित जी, किंतु यजमान, इनके पुत्र है कहाँ? माधव, वह जहां भी है ठीक है, और इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, आप शुरू हो जाइए। पंडित माहौल को देखने के बाद जल्द ही सब खत्म करता है और सब अपने घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचकर मोनू ने डरते डरते माधव से कहा, बापू, मुझसे एक गलती हो गई। माधव, क्या? मोनू, वह भैया का फोन आया था जब बड़े पापा खुद को आग लगा रहे थे, अब उन्हें सब मालूम है। माधव, तब वह कहाँ पहुंचा था? मोनू, वह तो कह रहे थे बस पहुंच ही गया, बाकी तब से फोन नहीं लग रहा। यह सुनकर माधव के सिर से पसीना टपकने लगा और वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि सब ठीक हो, कुछ बुरा ना हो। माधव को यह डर जायज थी, क्योंकि केशव का बेटा अर्थात धनुष काफी सालों बाद घर लौट रहा था। अब ऐसा नहीं था कि वह कमा रहा है, बल्कि वह अपनी जेल की सजा पूरी करके आ रहा था। डरने की बात तो थी, क्योंकि यह घटना पहली बार तो घटा नहीं था। जब पहले किसी लड़की ने यह सब किया था तो उसके माता पिता ने स्वयं को जेल के हवाले कर दिया था। कुछ दिनों बाद जब वे दोनों धनुष को दिखाई दिए तो वह उसके पीछे भागा। वह सिर्फ इतना जानना चाहता था कि उसने अपने माता पिता के साथ ऐसा क्यों किया, किंतु वह धनुष को देखकर डर गई। वह कहीं वापस उस गांव न ले जाए, इसलिए वह भागने लगी
और गाड़ी से टकरा कर मर गई। सारा इल्जाम धनुष पर आ गया। लोगों ने जो देखा वही कहा। लड़की के पिता ने धनुष को दोषी ठहराया और उसे सजा हो गई। भले ही वह दुर्घटना था, फिर भी धनुष को सजा हुई। उसकी किसी ने नहीं सुनी। गांव वाले यह कह रहे थे कि धनुष ने बिल्कुल सही किया और तभी से सब उससे डरते थे। इसमें कमाल तो यह था कि उसके बाद दोबारा गांव में ऐसा नहीं हुआ। बाकियों की तरह माधव को भी यही लगता था, इसलिए वह भी डर रहा था। अगली सुबह चारों ओर सन्नाटा था। कन्या की मां भी शांत आंगन में बैठी थी। उसे सन्नाटे को भेदते हुए पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। यह गाड़ी रुकती है और फिर ऑफिसर माधव की ओर आता है। अगली सुबह चारों ओर सन्नाटा था। कन्या की मां अभी शांत आंगन में बैठी थी। उसे सन्नाटे को भेदते हुए पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। गाड़ी आकर रुकती है और ऑफिसर माधव की ओर आता है। वह जो भी बताता है वह सुनकर माधव बैठ नहीं जाता। पुलिस के जाते ही मोनू बाहर आ जाता है। मोनू, बापू, यह क्यों हो रहा है? यहाँ तुम बैठे हो और बाहर मोहन के माँ बाप रो रहे हैं। हुआ तो हुआ क्या आखिर? इतने में कन्या की माँ बोली, सब खत्म हो गया। मोनू, क्या खत्म हो गया? बापू, अब पागल हो जाऊंगा, कुछ तो बोलो। माधव, जिसका डर था वही हुआ। धनुष ने दोनों को मार दिया। माधव ने बताओ कि भागते समय कन्या और मोहन स्टेशन पर धनुष से टकरा गए और फिर यह सब हो गया। धनुष ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपना गुनाह भी मान लिया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। जो लोग पहले बातें बना रहे थे, अब वह धनुष को बुरा भला कह रहे थे। वे उसे ताना मार रहे थे और कह रहे थे, भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे जिसने अपनी ही बहन का खून किया। जब वैशाली कन्या की मां ने यह सुना तो उठ खड़ी हो गई और बोलने लगी कि धनुष ऐसा कभी नहीं करेगा और उसने ऐसा किया भी है तो बिल्कुल सही किया है। जिस बेटी ने अपने बाप की जान ली, जीने का कोई हक नहीं। कोर्ट में धनुष ने अपनी गलती मान ली और उसे जीवन भर का कारावास मिल गया। सब उससे पूछते रहे कि क्या हुआ, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। किंतु सच्चाई इस सब से अलग था। धनुष उसके मौत का कारण अवश्य था, किंतु उसने मारा नहीं था और मार भी नहीं सकता था, क्योंकि जब उसने उन दोनों को देखा तो कुछ पता नहीं था। धनुष को लगा कि वह उसे लेने आई है, किंतु कन्या धनुष को देखकर इस हद तक डर गई थी कि मोहन को लेकर भागने लगे। धनुष की आवाज लेने पर वे और तेजी से भागने लगे और भागते भागते चलते ट्रेन को पकड़े और उसे तेज गति के कारण दोनों ट्रेन के नीचे आ गए। यह सब देखकर धनुष इतना हैरान था कि वह कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। उसी वक्त उसने घर फोन किया और मोनू से बात का किस्सा कह दिया। इसके बाद सब पता चल गया। उसे लगने लगा उसने उस लड़की का श्राप लगा। फिर सब कुछ वैसा ही हुआ था और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। कोई और सबूत होने के कारण बातों पर विश्वास भी कर लिया। कुछ सालों पश्चात अब केशव के परिवार में वैशाली रह गई थी। लोग धीरे धीरे भूल गए थे। फिर वैशाली और बांकी सब हमेशा के लिए सिर के नीचे करके चलते हैं। अब सब पहले जैसे भी हो गए हुए लौट कर नहीं आएंगे। अर्थी किसी बांस के फट्टे की कहानी नहीं है। यह कहानी एक विश्वास और अथात प्रेम की है। जिस घर पर सिर्फ एक डोली उठनी थी, उस घर में कई अर्थी उठी। पहले एक चिंता,
और विश्वास और प्रेम, एक माँ की ममता और संस्कार की, एक भाई की उत्सुकता और उत्साह, सबसे बड़े उस घर के मान और सम्मान। यदि आप अपने नजरिए से देखें तो आपको इस कहानी में कई लोग गलत लगेंगे, किंतु मुझे कोई नहीं लगा, यहाँ तक कन्या भी नहीं, भले ही उसके द्वारा लिया गया गलत था। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अगर आप होते तो क्या करते, कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।